हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी और किसी तरीके से हालात जो हैं वो सब कुछ नियंत्रण में होगा और सब कुछ, किसी भी तरीके की बुरी खबर आप लोगों के यहाँ नहीं होगी। दोस्तों, आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एकाएक सुबह सुबह के टाइम जो लद्दाख हमारी फ्रंट लाइन पोस्ट है, फ्रंट है बिल्कुल, वहाँ उसके पास जाकर पहुँचे और वहाँ जाकर हमारे सैनिकों को संबोधित किया। दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, इन हालातों को अगर आप नॉर्मली मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा बुरे मतलब सिचुएशंस इस तरीके से चल रही हैं, हालात के अंदर सिचुएशंस इस तरीके से चल रही हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है और खबरों का अंबार, खासकर सीमा से जुड़ी हुई खबरों का अंबार, सेना से जुड़ी हुई खबरों का अंबार इस तरीके से है कि हालात जो हैं वो लगभग डरावने से बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी परिस्थितियों के अंदर आपके प्रधानमंत्री का सीमा के ऊपर जाना और अपने सैनिकों का संबोधित करना बहुत ही डेयरिंग वाला काम लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर जिसे कहते हैं कि बहादुरी का काम लगता है। और कहीं ना कहीं देश के नौजवानों के अंदर भी और सैनिकों के अंदर तो खासकर एक जोश की लहर दौड़ गई होगी और उस जोश की लहर के अंदर है ही हम सबको कुछ जो मैसेजेस हैं और ख़ासकर यूपीएससी के स्टूडेंट को जो मैसेजेस हैं उनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो मैसेजेस आप लोगों को देखने हैं और समझना है, इंटरप्रेट करना है, उनके वहाँ जाने के मायने क्या हैं और उससे क्या क्या प्रभाव भारत की सरकार या भारत की विदेश नीति या भारत की इस परिस्थिति के ऊपर पड़ सकते हैं। व्हाट इम्पैक्ट्स कुड बी क्रिएटेड बाय दिस विजिट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द सिचुएशंस विच आर प्रिवेलिंग थ्रू आउट दिस पीरियड। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके देने वाला हूं। पूरे के पूरे वीडियो के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि हम लोगों की लाइव क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली चल रही हैं। आप लोग हमारे इन वीडियो लेक्चर से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप लाइव इंटरेक्ट मेरे से करना चाहते हो तो मेरी क्लास में आके कर सकते हैं। रेगुलरली कंटिन्यूअसली यूपीएससी और पीसीएस लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन हमारे यहाँ करवाई जा रही है। दोस्तों, कम टू द पॉइंट ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो लेह लद्दाख के दौरे पर गए और इस इलाके में वहाँ जाकर उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया। हालांकि बाकायदा उन घायल सैनिकों से भी मिले जिनकी हालत जो है वो 15 जून वाले मामले में घायल हो गए थे, उन सभी सैनिकों से भी मिले। ऐसे हालात के अंदर आप लोगों को ये समझना है कि उनके मायने क्या हैं, उनका ये जो मैसेज है वो क्या है, या प्रधानमंत्री मोदी इस समय पर, जिस समय पर बॉर्डर पर हालात बहुत गंभीर हैं, ऐसे समय पर जब वो बॉर्डर पर जा रही हैं तो प्रधानमंत्री क्या मैसेज चीन को या बाकी दुनिया को या भारत को देना चाहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा मेरा एक जो एनालिसिस है उसको देखेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी जो हैं तो असलियत में यहाँ पर पीएम्स विजिट अगर मैं देखता हूँ, जो उनकी पूरी की पूरी यात्रा है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो हमें देखना है, जो इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, वो ये है व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा क्या, व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा क्या। और दूसरी जो सिचुएशन है, व्हाट डज इट दैट मीन, उसका मतलब क्या था, व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या था। और तीसरी सिचुएशन जो हम यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाले हैं वो ये है कि असलियत में यहाँ पर चाइना का रिएक्शन क्या आया इस मामले के अंदर और यहाँ पर दुनिया का जो रिएक्शन है वो क्या आया या क्या हो सकता है, या दुनिया को क्या मैसेज गया, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा और यहाँ समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिएक्शन ऑफ अपोजिशन, असलियत में अपोजिशन, रिएक्शन ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है, या फिर जो इनके जो क्रिटिक्स हैं वो इस समय पर क्या कह रहे हैं। हमारे को ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के जो आलोचक हैं वो, या फिर इस विजिट के जो आलोचक हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि हमारे को हर पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर चलना पड़ेगा। अब मामला ये है कि इसमें रियलिटी बिहाइंड दिस विजिट, यानी इस विजिट के पीछे जो वास्तविकता है उस को हमारे को यहाँ पर समझना है। और उससे अगली सिचुएशन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ के हिडन मैसेज के असलियत में
इस पूरी विजिट में या उस पूरे भाषण में एक छुपा हुआ संकेत या छुपा हुआ संदेश क्या है, हमें वो समझना है। तो असलियत में इन सभी डायमेंशंस को अगर आप समझेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप प्रॉपरली प्रधानमंत्री मोदी के पूरे मैसेज को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे या पूरी की पूरी विजिट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। समझे? तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि असलियत में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए और यही 2 शब्द जो हैं वो उनकी पूरी विजिट का क्रक्स हैं। 2 शब्द हैं विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म, और दूसरी तरफ विकासवाद यानी डेवलपमेंटिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन असलियत में डेवलपमेंट इसका पर्टिकुलर वर्ड होगा। असलियत में एक्सपेंशनिज्म का मतलब ये होता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बढ़ाते हुए दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना, जो कि कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज है चाइना को, कि चाइनीज़ जो पॉलिसी है इस टाइम पर, चाइना की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशनिज्म की है, क्योंकि वो लगभग अपने दुनिया के सभी अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर 28 जगह पर लड़ रहा है, 28 जगह पर उसका डिस्प्यूट है, और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिस्प्यूट है वो रशिया के साथ है, इस सबसे लेटेस्ट जो डिस्प्यूट है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट का अगर आप इशू देखें तो विकास, असलियत में आपके देश में जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और वो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशनिज्म का जो मैसेज था वो हिटलर से लेकर कहीं ना कहीं मुसोलिनी तक, या फिर अर्स्टवाइल जापान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान था, उनकी तरफ ये मैसेज देना चाहते थे कि असलियत में ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, एक तो ये ओल्ड या फिर ओल्ड फिलॉसफी है। ओल्ड फिलॉसफी का मतलब ये है कि पुराने ज़माने के जो देश थे हज़ारों लाखों लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की भूख मिटाने के लिए मरवा देते थे, तो ये लगभग ओल्ड फिलॉसफी है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा सा भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये यहाँ तक मैसेज दिया कि ये जो ओल्ड फिलॉसफी ऑफ एक्सपेंशनिज्म है ये हारेगी, यानी इसे हारना पड़ता है, इसकी हार होती है। दूसरी तरफ वो इसी विस्तारवाद या एक्सपेंशनिज्म के अंदर हिडन तौर पर हिटलर, मुसोलिनी या फिर किसी टाइम वाले जापान को याद दिलाना चाहते थे कि किसी टाइम पर इन्होंने भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई और इन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेसिव अप्रोच को दिखाता है, कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेसिव अप्रोच को दिखाता है। और इस प्रोग्रेसिव अप्रोच को यदि देखा जाए कि हाँ, प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जो हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार या उनके जो लोग हैं, वो भारत के लोग खासकर जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना कि अपने एरिया को बढ़ाने की तरफ। हालांकि उसके बाद का स्टर्न मैसेज जो है वो इस वीडियो के लेटर पार्ट यानी बाद के पार्ट के अंदर दिखाऊंगा, लेकिन शुरू के अंदर यही एक मतलब था जिसका कि असलियत में पहले पार्ट के अंदर बताया कि वो विजिट किया तो उसके पीछे क्या क्या इश्यूज उठे हुए हैं और उसका मतलब क्या है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि विकासवाद वर्सेस विस्तारवाद यानी डेवलपमेंट वर्सेस एक्सपेंशनिज्म, तो यहाँ पर असलियत में अब सवाल यही है कि अब थर्ड स्टेप के अंदर अगर हम आते हैं कि यहाँ पर चाइना का रिएक्शन क्या था। यहाँ पर असलियत में ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे चाइना के वो जो क्या नाम है वॉरियर वॉल्फ जिसे कहा जाता है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का हो या कोई भी, वो उनका जब रिएक्शन आया तो वो बड़ा सधा हुआ या फिर बड़ा तिलमिलाया हुआ टाइप का था। और उस रिएक्शन से ही नज़र आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की बात का असर कहाँ तक हुआ है और किस तरीके से हुआ है, जिसमें उन्हें अल्टीमेट लेवल पर इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि चाइना इज नॉट अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। उन्हें साफ कहना पड़ा कि
चाइना जो है, यहां तक कि चीन को साफ कहना पड़ा कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं अपना रहा है, यानी विस्तारवाद की नीति नहीं अपना रहा है। ये जो कहना पड़ा, ये ही पहले मैसेज की सबसे बड़ी जीत है कि उन्हें यह सफाई देनी पड़ी। और दूसरी तरफ चीन जो धमकी भरे लहजे में बता रहा है कि चाइना नेवर वांटेड टू कॉशन करके कह रहा है कि चाइना नेवर वांटेड टू escalate the border tension, not want to escalate the border tensions, escalate the border tensions। ये जो चाइना है ये बॉर्डर टेंशंस को बढ़ाना नहीं चाहता, यानी बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाइना उन्हें नहीं बढ़ाना चाहता। वास्तव में एक्सपेंशनिस्ट के अंदर वो एक बैकफुट पर आ गया। चाइना ने बॉर्डर पर जाकर जिस तरीके से कहा कि आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, तो वो एक तरीके से बैकफुट को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही पुरानी आदत, धमकी, साफ धमकी दी, साफ कॉशन वॉज गिवन बाय चाइना कि भाई सीधी सी बात है, आप जिस तरीके से टेंशन्स को एस्केलेट कर रहे हैं ये बहुत गलत है और इसके मामले के अंदर आपको नतीजा भुगतना पड़ सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके के टेंशन्स चल रहे हैं ऐसे के अंदर हु इज एस्केलेटिंग द टेंशन्स, दिस इज द मेन इशू। इस दुनिया के मतलब इस समय पर कौन इन टेंशन्स को बढ़ा रहा है, कौन इस तनाव को बढ़ा रहा है, इस चीज़ को सोचना ज़रूरी है। यहाँ पर इंडिया का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि अगर बॉर्डर को देखा जाए तो असलियत में चाइना का अगर बॉर्डर सिर्फ इंडिया के साथ डिस्प्यूटेड होता तो शायद मान भी लिया जाता। अगर इस समय पर चाइना के बॉर्डर को देखा जाए या चाइना के टेंशन्स को देखा जाए, चाइनाज एस्केलेटिंग टेंशन्स का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एस्केलेटिंग टेंशन्स जो हैं, जो चाइना जिन जिन के साथ तनाव बढ़ा रहा है उसके एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो उसका रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसका मंगोलिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसका साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसका जापान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वियतनाम के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वियतनाम, और उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद लाओस, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद ब्रुनई, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद ब्रुनई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद इंडिया, इसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान। हमारा सर्कल ख़त्म हो गया, लेकिन तुर्किस्तान यहाँ पर बच गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो अगर इंडिया ही टेंशन्स को एस्केलेट कर रहा था तो चाइना के इतने सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो किस वजह से हैं, कोई बता सकता है क्या? असलियत में यही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, क्योंकि सबके साथ जो लड़ना झगड़ना है, असलियत में यही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है चाइना की, इसीलिए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और इसी के अंदर इंडिया सिर्फ एक प्लेयर है, चाइना सबके साथ पंगे ले रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन सभी देशों के अंदर इंडिया ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इन सभी देशों के अंदर इंडिया ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, और यही एक रीज़न है कि इंडिया के पीछे इस समय पर पूरी दुनिया का रिएक्शन है। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड्स रिएक्शन क्या है? वर्ल्ड्स रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी दुनिया का जो रिएक्शन है वो दो तरीके से बटा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में एक तरफ तो होंगे फ्रेंड्स ऑफ चाइना, जिसमें मेनली आप देखेंगे तो पाकिस्तान, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी थोड़े दिन के लिए नेपाल, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो चार कंट्रीज़ को और इसमें जोड़ सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के पड़ोसी हैं, और वो कहीं ना कहीं इस मैटर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया ये चाहेंगे कि खासकर पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया जो है उसका डाउनफॉल इस तरीके से हो, या पतन हो जाए, या हार जाए, और इस पूरी लड़ाई में इस तरीके से हार जाए कि सिचुएशंस जो है वो इंडिया के हाथ से निकल जाएं। दूसरी तरफ नेबर्स ऑफ चाइना अगर आप देखते हैं,
नेबर्स ऑफ चाइना वो इसको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि हाँ, अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो वो पीछे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से जापान जो है वो उतनी ही टेंशन्स को बढ़ा रहा है, ताइवान जो है वो उतनी ही टेंशन्स को बढ़ा रहा है, वियतनाम जो है और उसके बाकी जितने भी नेबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस सिचुएशन को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि जैसे अगर लग रहा है कि जैसे अगर चाइना की इंडिया से कभी भी लड़ाई हो तो वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को इसी बहाने निकाल लें। तो उनका भी एक तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है, अगर आप छोटी मोटी उनके ट्वीट्स या कुछ किसी भी तरीके से देखें। तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे ज़्यादा बढ़िया खुश कौन होगा। और अगर यूरोपियन यूनियन को देखेंगे तो ज़्यादातर देश उसके अंदर चाइना के डोमिनेंस की वजह से जो परेशान हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश होते हुए देख रहे हैं, या उनको आप खुश होते हुए पाओगे कि हाँ, इंडिया जैसा एक देश जो ताकतवर भी है और चाइना का मुकाबला भी कर सकता है, भले ही हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर पड़े या सिचुएशंस किस तरीके से जाएंगी पता नहीं, लेकिन चाइना को सबक सिखा के उसको कमज़ोर करने के अंदर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इनका भी रिएक्शन लगभग पॉजिटिव है। इसी तरीके से और दूसरे बड़े देशों को भी देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है या तो वो न्यूट्रल है, यानी वो कुछ नहीं कह रही, या फिर छुपे मन से इंडिया चाइना से परेशान होने के चलते इंडिया को जीतते हुए देखना चाहती है। तो यहां पर भी दुनिया का रिएक्शन भी लगभग इस पूरी सिचुएशन के अंदर, खासकर इस पूरी टेंशन भरे माहौल में, इस तरीके से है कि इंडिया के फेवर में है। और इसमें अगर प्रधानमंत्री का बॉर्डर के ऊपर जाना तो उसका रिएक्शन भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। हालांकि हर मोमेंट के ऊपर रिएक्शन नहीं देने वाला, लेकिन उनकी एटीट्यूड, उनके तरीके से या बात करने के तरीके से, आप जो भी ट्वीट्स उनके आ रहे हैं या वो न्यूट्रल हैं, उन सब में उनका ये नजर आ रहा है कि जो भी हो रहा है उसमें वो हिडन रूप से या फिर साइलेंटली इंडिया के सपोर्ट में है। ये सबसे बड़ी बात है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अपोजिशन की है या फिर क्रिटिक्स की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला इन्हीं का है और सबसे ज़्यादा शोर भी इन्हीं की तरफ से आया। सबसे पहला जो आरोप लगाया वो यही लगाया कि क्या ये टाइम सही है, कि सबसे पहला टाइम ऑफ इवेंट, कि जिस टाइम को आपने चूज किया क्या वो ठीक है। इस समय पर जब बॉर्डर के ऊपर टेंशन हद से ज्यादा है, ऐसे में देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो जाके बॉर्डर पे भाषण दे रहा है। ये कहाँ तक सही है, इसके ऊपर सबने सवालिया निशान उठाया। दूसरा, उसी के टाइम को लेकर दूसरा उसके बाद ये कहा कि नॉट अवेयर अबाउट द सिंसियरिटी, और जिसे कहते हैं सीरियसनेस ऑफ द इशू, नॉट अवेयर अबाउट सीरियसनेस ऑफ द इशू। इस मामले की गंभीरता को प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे। अपोजिशन का कहना है कि प्रधानमंत्री इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए और कहीं ना कहीं जाकर अपना भाषणबाजी करने लग गए। विपक्ष का आरोप है, क्रिटिक्स का यहां पर आरोप है। अब यहां पर उनका यह भी आरोप है कि असलियत में चाइना प्रधानमंत्री ने इस मोमेंट को एक इवेंट के तौर पर लिया और उस इवेंट से वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। इस डैमेज कंट्रोल के अंदर दो चीज़ें आती हैं कि असलियत में पहली बात तो ये कि वो डैमेज कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं उसे समझिए। डैमेज कंट्रोल जो विपक्ष का आरोप है उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, ना मुझे इससे कोई लेना देना, इसलिए कमेंट बॉक्स में गाली गुली मत लिख देना। देखो क्या फ़ायदा बेफालतू में, तुम भी अपनी ज़बान गंदी करोगे और मेरी टांग खींचोगे। मैं कह रहा हूँ विपक्ष का जो आरोप है, मेरा अपना ओपिनियन इसके लास्ट में सुनना, इसको लास्ट तक देखना। तो असलियत में डैमेज कंट्रोल का आरोप है। डैमेज कंट्रोल का आरोप यह है इवेंट के मामले में कि असलियत में अगर आप देखें तो मई के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लगे और एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने जब भाषण दिया कि ना तो हमारे बॉर्डर के अंदर किसी ने एंट्री की है और ना ही कोई हम किसी के बॉर्डर में गए हैं, सब चीज़ें सेफ हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके बाद कभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने या उनकी सरकार ने सीधे तौर पर
सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रियलिटी नहीं बताई। अब क्योंकि जब आप जवाब नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर सवाल उठेंगे, और क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इसलिए जवाबदेही तो बनती है। हाँ, इसके ऊपर जरूर सवालिया निशान उठते हैं कि वो जवाब कब दिया जाए, वो जवाब कब दिया जाए, क्योंकि कोई भी सरकार है उसके ऊपर यह दबाव हमेशा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी तरीके के जवाब सीधे तौर पर दें और ईमानदारी से दे दें और उसका रिएक्शन पब्लिक के थ्रू इतना ज्यादा आ जाए कि या तो बॉर्डर को संभालो या फिर पब्लिक को संभालो। तो इसलिए सरकार भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को, सिक्योरिटी इश्यूज को, अपनी पॉलिसी और टैक्टिक्स को बचाए रखने के लिए बहुत सी बार जवाब नहीं देती है, मेरा मानना यह है। तो इसलिए जवाब देना बनता है, लेकिन जवाब बिल्कुल ना देना भी गलत है, लेकिन पूरे का पूरा जवाब देना भी गलत है। और ऐसी सिचुएशन में हालांकि विपक्ष के ऊपर भी सवालिया निशान ये है कि जब आपका देश मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में है और जब आपका देश कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर फंसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में आप अगर अभी से सवाल पूछने लग जाएंगे, ये मेरा अपना ओपिनियन भी है कि अगर आप अभी से सवाल पूछने लग जाएंगे, सरकार का ध्यान भटकाएंगे, सरकार को परेशान करेंगे, बयान पर बयान उनके खिलाफ देंगे, तो कहीं ना कहीं इस राजनीति का बुरा असर हमारी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पर पड़ गया और हमारे देश के साथ कुछ दुर्घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी क्या विपक्ष लेगा या उसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर थोप देगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि यह सही समय नहीं है सवाल उठाने का, शोर मचाने का। यह सवाल है, यह समय है देश की सरकार के साथ खड़े होने का, भले ही आपके विचार कितने भी ज्यादा एक दूसरे से भिन्न क्यों ना हुए, आपके जितने भी आइडियाज एक दूसरे से डिफरेंट हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू हैव टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट एट दिस क्रिटिकल सिचुएशन। आप बार बार सवाल पूछकर उसे परेशान ना करें तो बेहतर है। हाँ, आपके पास संसद के अंदर बहुत ज्यादा टाइम होता है सवाल पूछने का। इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने के बाद भी आपके पास एक बहुत लंबा चौड़ा पीरियड होता है सरकार को संसद में घेरने का, सड़क पे घेरने का, उसकी बदनामी करने का, कुछ भी करने का, उसको जवाबदेह बनाने का। लेकिन अभी वो समय नहीं है, मेरा ऐसा अपनी पर्सनल ओपिनियन है। तो ऐसी सिचुएशन में जो विपक्ष है उसकी भूमिका पर भी सवालिया निशान है। लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि सरकार जवाब दे। इसके साथ सरकार को ये आरोप भी लगा रही है विपक्ष कि असलियत में प्रधानमंत्री की इस विजिट से जो समस्या है, वट एवर द प्रॉब्लम इज, वो जो समस्या है वो और ज्यादा बड़ी होकर उभरेगी, यानी कहीं ना कहीं एस्केलेट द टेंशन, जैसा कि चाइना कह रहा है कि इस मामले से जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और यहां तक कि जो क्रिटिक्स हैं और जो इन मामले को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये रक्षा मंत्री जाते यानी डिफेंस मिनिस्टर जाते तो उनका असर ये होता, डिफेंस मिनिस्टर के जाने का असर ये होता असलियत में कि कहीं ना कहीं मामला डिफेंस मिनिस्टर तक रहता और बातचीत से मुद्दा सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के सीधे जाने का मतलब यह है कि उनके इक्विवेलेंट जो हैं वो शी जिनपिंग हैं। अब मामला इनके जाने के बाद इन दोनों की बातचीत करके ही सुलझेगा, इससे नीचे के स्तर पे अब बातचीत होने का कोई मायना नहीं रहेगा, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन यहां पर जानबूझकर एक मैं बात बार बार कह रहा हूं कि जिसमें विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भाषण में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। शायद यही एक मामला है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीन का नाम नहीं लिया और उसी का मायना ये है कि उसी के मायने ये हैं कि वो जो एस्केलेशन का आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं इतना जायज़ नहीं है या इतना ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही वो विजिट करके आ गए, उन्होंने इशारों में भले ही कुछ भी कह दिया हो, लेकिन वास्तविक तौर पर उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी का भी नाम नहीं लिया, जिसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अभी भी इस मामले को अपने लोअर लेवल ही रखा है। और जिस तरीके की मीटिंग्स लगातार चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर चल रही हैं वो लगातार चलती रहेंगी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, इस मामले में भी जो विपक्ष का आरोप है वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर उनका ये कहना कि समस्या और बढ़कर आएगी वो भी जायज नहीं लगता। और सबसे बड़ी सिचुएशन, जो सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लग रहा है वो ये कि आगामी जो चुनाव हैं, ये जो कमिंग इलेक्शन हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेट इलेक्शंस हैं, उसके अंदर सरकार की जो छवि है वो खराब है। और इस सरकार की छवि खराब होने के चलते सरकार यहाँ पर डैमेज कंट्रोल कर रही है और डैमेज कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी जो इमेज है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, अपनी छवि का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो मोदी सरकार है वो गेम ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की
गेम ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का खेल खेल रहे हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं भड़का रहे हैं और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने के बाद सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं भड़केंगी और अपने आप को मजबूत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको वोट मिलेगा। दोस्तों अगर यही बात होती, ठीक है, हो सकता है आप ठीक हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपका मुकाबला कहीं ना कहीं हो, मे बी पॉसिबल पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन आपका मुकाबला तो एक ऐसे देश के साथ है जिसका अपने इतने सारे पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ पंगा चल ही रहा है। तो ऐसे मामले में क्या हम चीन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने इस यहां पर हमारे देश को छोड़ दिया होगा और हमारे देश के अंदर घुसपैठ नहीं की होगी? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ये मामला हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट स्ट्राइक का होता तो शायद हम मान लेते। अगर ये मामला नेपाल के साथ होता, भूटान के साथ होता, बांग्लादेश के साथ होता, श्रीलंका के साथ होता या किसी भी ऐसे देश के साथ होता जिसका सिर्फ भारत को छोड़कर किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं है या कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो शायद हम मान लेते अच्छे तरीके से। लेकिन यहां अगर आप लोग देखते हैं तो इतने बड़े लेवल पर आप लोगों को नजर आएगा, इतने बड़े और जबरदस्त लेवल पर नजर आएगा कि चाइना का इतने सारे देशों के साथ डिस्प्यूट लगातार चलता आ रहा है और ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया को उसने बख्श दिया होगा, मुझे इस चीज का भरोसा कम है। इसलिए विपक्ष का यह आरोप में भी हो सकता है ठीक है, लेकिन चाइना भी 100% ठीक है ऐसी बिल्कुल सिचुएशन नहीं होती है, या ऐसा बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि चाइना इस मामले में बिल्कुल ठीक है। चाइना के अंदर भी लाख कमियां हैं और यही एक कारण है कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है चाइना ने हमारे देश के अंदर ऐसे समय में घुसपैठ की हो जबकि उसमें वहां पर शी जिनपिंग की खुद की ही समस्याएं चल रही हों, शी जिनपिंग की खुद की ही समस्याएं चल रही हो और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं वैसे ही उसको भी डैमेज कंट्रोल करना हो और उस डैमेज कंट्रोल करने के अंदर चाइना के ऊपर वो अटैक कर रहा हो, या मतलब चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर दबाव बनाकर अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि ऐसे में खबरें लगातार आ रही हैं कि कभी रशिया के साथ पंगे हो रहे हैं, व्लादिवोस्तोक के ऊपर दावा ठोक दिया गया, कभी जापान के साथ पंगे हो रहे हैं, वहां पर एयरफोर्स से लेकर नेवल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, कभी ताइवान के साथ, कभी वियतनाम के साथ, कभी बाकी सभी देशों के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट है और यहां तक कि चाइना ने नेपाल तक को नहीं बख्शा। तो हालात आप समझ सकते हैं कि वो डैमेज कंट्रोल, और इसका इतिहास के अंदर भी जिक्र है कि 1959 से लेकर 1961 के बीच में जब चाइना के अंदर भीषण अकाल पड़ा और लगभग 4.5 करोड़ लोग मारे गए, 4.5 करोड़ लोग मारे गए, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब चाइना में ग्रेट फेमिन बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, ऐसे में शी जिनपिंग के टाइम पर, उस टाइम पर माओ जेडोंग होते थे और माओ ने अपनी छवि चमकाने के लिए तिब्बत पर कब्जा किया और साथ में इंडो चाइना वॉर लड़ाई लड़ी, साइनो इंडिया वॉर लड़ाई लड़ी, जिसका मतलब यह था कि असलियत में चाइना पहले भी ऐसा कर चुका है। जब इंटरनल सिचुएशंस में फंसता है तो वो इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट जानबूझकर क्रिएट करता है, पहले भी उसने ऐसा किया है और शायद शी जिनपिंग इस समय भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं। लेकिन इस समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं और प्रधानमंत्री का दौरा इस समय पर, ऐसे समय पर जब दोनों के देशों की सेनाएं आमने सामने एक दूसरे के सीने से आंख मिलाकर सीना ताने खड़ी हुई हैं, ऐसी सिचुएशन में जब आपके प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर विजिट होता है, अब वहां उस जगह पर जाकर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जाकर विजिट होता है, तो सीधी सी बात है एक मैसेज दिया जाता है दोस्तों, और वो है सॉलिडेरिटी का। एक मैसेज दिया गया सॉलिडेरिटी का अपने सैनिकों को कि दोस्तों घबराओ नहीं, इस भयंकर काल में भी हम पूरी ताकत के साथ ताकत से आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम पूरी ताकत से आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से आर्मी को मोटिवेशन मिलेगा, यहां सबसे बड़ी सिचुएशन है, आर्मी को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप अपने प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को देखें, बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से वो चल रहे थे और जिस तरीके से भाषण दिया था, सामने वाले को ये मैसेज, अपने सैनिकों को मैसेज गया कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, तुम तोड़ के आओगे, टेंशन मत लो। और दूसरी तरफ सॉलिडेरिटी दिखाई कि हम पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, मोटिवेट किया, और साथ में सबसे बड़ा मैसेज ये दिया और कि हमारा इंटेंट क्या है, हमारा इंटेंट ये है कि फर्म ऑन आवर स्टैंड, हम लोग अपनी बात पर अडिग हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं।
ये स्पष्ट मैसेज दिया गया चाइना को, बिना कुछ कहे वहां जाकर चुपचाप जाकर बातचीत करी, थोड़ा बहुत भाषण दिया, चाय वाय पी, मामले को समझा, वापस आ गए, सीधा मैसेज दिया। इंटेंट ये था कि भैया हम अपने पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, आप लोग हटेंगे, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप हटेंगे। और स्पष्ट मैसेज दे दिया कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। जो इनकी प्रधानमंत्री की फिलॉसफी, जो ना तो आंख झुका के बात करता है, ना आंख दिखा के बात करता है, आंख मिला के बात करेगा। ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी का, ये मैसेज, ये विजिट, इस विजिट ने जो मैसेज दिया वो यही था। एक लाइन के अंदर जो उनके किसी भाषण में शायद उन्होंने हडसन स्क्वायर या किसी ऐसे स्क्वायर के ऊपर अमेरिका के अंदर दिया था, या टाइम्स स्क्वायर के ऊपर अमेरिका के अंदर दिया था कि ये 20वीं सदी का, 21वीं सदी का भारत है जो ना तो आंख झुका के बात करेगा, ना आंख दिखा के बात करेगा, आंख मिला के बात करेगा। यहाँ पर ये आंखें मिलाने की ही बात आ गई, और आंखें मिलाने का मतलब ये है कि समानता के आधार पर बात करेगा, इसे झुकाने या डराने की कोशिश ना की जाए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एनालिसिस था आपके प्रधानमंत्री मोदी के उस बॉर्डर के दौरे का, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर है और सब चीज़ें हैं। दोस्तों, इसके ऊपर जिस भी तरीके के कमेंट हों आप लोग हमसे देख सकते हैं। आप लोग मेरे से व्हाट्सअप वगैरह पे बात करना चाहें कर सकते हैं, नोट्स वगैरह चाहें तो आपको मिल सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। आप बस तैयारी कीजिए घर बैठे, और आपकी तैयारी के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, हम उस चीज़ की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और देखो हमारे को मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलता है, तो शेयर कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।